हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का ओरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। मैं आपका अपना राम चौधरी सर। प्रेजेंटली आई एम परस्यूइंग माय एमबीबीएस फ्रॉम एसएन मेडिकल कॉलेज। बेटा, अपन ने काइनेमेटिक्स स्टार्ट किया था, उसके अंदर अपन ने पहला लेक्चर वेक्टर से रिलेटेड पढ़ा था। आज अपन उसी में कंटिन्यू करते हुए आज अपन डील करने वाले हैं मोशन इन वन डायमेंशन से, है ना बेटा। बेटा, मोशन इन वन डायमेंशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में जब मोशन और रेस्ट में जो डिफरेंस है वो है क्या। फिर अपन फर्दर समझेंगे वन डायमेंशन, टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, है ना। उससे पहले अपन को इस वर्ड का मीनिंग आना चाहिए बेटा, मोशन। चलिए बेटा, पहले अपन बात करते हैं बेटा रेस्ट के बारे में, है ना। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन एज टाइम पासेस विद रेस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को समय के साथ साथ चेंज नहीं कर रही है तो अपन बोल देंगे कि वह रेस्ट में है। अगर इसके अपोजिट बेटा बात करें कि यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज कर रही है तो अपन बोल देंगे कि वह मोशन में है। if a body change its position as time passes with respect to frame of reference, मतलब कि पोजीशन में चेंज आना समय के साथ साथ ही क्या कहलाता है बेटा, मोशन। आप बेटा देख रहे होंगे इन दोनों डेफिनेशंस के अंदर एक पॉइंट है जो कि आप नोटिस कर रहे होंगे, क्या है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्योंकि जितनी आप मैकेनिक्स पढ़ने वाले हो 11th क्लास के अंदर, वहां पे कहीं ना कहीं आपको इसका रोल बहुत ज्यादा दिखने वाला है। आप बहुत सी जगह देखोगे विद रेस्पेक्ट टू इस तरीके से, है ना। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई भी आप मैकेनिक्स के अंदर क्वांटिटी देखोगे वहां फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रोल काफी ज्यादा मिलने वाला है ना। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ बेटा, एक्चुअल में फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है, इसका यूज क्यों है ना। बेटा, आप मान के चलिए कि आप एक बस में बैठे हुए हैं, है ना। ये आप एक बस में बैठे हुए हैं, ये आप बैठे हुए हैं बेटा, और ये आपका दोस्त बैठा हुआ है, और कोई इंसान बाहर रोड साइड पे खड़ा हुआ है ना। ये आप हैं, ये आपका दोस्त है, और एक इंसान रोड के बाहर खड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए बेटा कि आपका जो दोस्त है वह आपको रेस्ट में नजर आ रहा है या मोशन में नजर आ रहा है, तो आपका जवाब क्या होगा कि जो मेरा दोस्त है वह मुझे रेस्ट में नजर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त की जो पोजीशन है वह टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो ही नहीं रही है। वह जितना दूर मेरे से अब है, अगले 10 मिनट बाद भी देखता हूं तो वह उतनी ही दूरी पे पाया जाता है। तो आपने बोल दिया कि मेरा दोस्त अभी रेस्ट में है। लेकिन यही बात इस बाहर खड़े हुए व्यक्ति से पूछ ली जाए कि आपको ये किस पोजीशन में नजर आ रहा है, तो ये आदमी क्या बोलेगा कि बेटा वह मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ समय पहले इस आदमी के लिए ये जो है बस यहां रही होगी, फिर यहां आई होगी, इस तरीके से ये मूव कर रही है, मतलब कि उसकी पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू चेंज हो रही है। अब बेटा, इंसान एक ही था, लेकिन जैसे ही हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दिया, आ, अगर बस में बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछ रहे हैं तो वह रेस्ट में नजर आ रहा है, लेकिन अगर किसी बाहर खड़े हुए व्यक्ति से अगर अपन पूछ रहे हैं तो वही ऑब्जेक्ट अपन को मोशन करता हुआ नजर आ रहा है। तो एक ही चीज हमें रेस्ट में भी नजर आ रही है और मोशन में भी नजर आ रही है, लेकिन हमने बस कितना बदला कि अपन ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बदल दिया, किसके रेस्पेक्ट में अपन बात कर रहे हैं उसको बदल दिया ना। तो इसलिए बेटा मैकेनिक्स के अंदर
जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कॉन्सेप्ट है वह काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब बेटा बात करें कि कितने प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं, तो दो प्रकार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकते हैं। कौन कौन से होंगे, चलिए बात कर लेते हैं। एक होता है बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, है ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के चैप्टर में बेटा आपने लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा ना, आप 11th में भी पढ़ोगे इस चीज को आगे, लेकिन आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ के आ रहे हो, वहां देखा होगा कि जो इनर्शिया है वो क्या होता है बेटा, कि जो ऑब्जेक्ट जिस भी सिचुएशन में है वह उसी सिचुएशन में रहना पसंद करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। अगर आप रेस्ट में हो तो आप चाहोगे कि मैं रेस्ट में ही रहूं जब तक कि मेरे ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। तो बेटा यही इनर्शिया का लॉ होता है। तो ये जो इनर्शिया का जो ये वर्ड है बेटा वहीं से लिया गया है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जब अपन किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए अपन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करते हैं जो कि या तो बेटा वो रेस्ट में हो और या फिर वह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, है ना, या तो रेस्ट पे हो या फिर वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। मैं दोबारा से बताऊंगा बेटा कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यदि अपन एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज करते हैं जो कि या तो रेस्ट में हो या फिर वह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ही अपन क्या बोल देते हैं बेटा, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है। बात करें बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में, तो जो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वह इसके अपोजिट हो जाएगा कि यदि अपन ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चूज कर रहे हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए जो कि एक वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, मतलब कि अभी उसकी वेलोसिटी मान के चलें कि 5 मीटर पर सेकंड है, लेकिन कुछ समय बाद देखा गया कि जो उसकी वेलोसिटी थी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि उसकी जो वेलोसिटी है वह कांस्टेंट नहीं है, बदल रही है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर अपन चूज करते हैं बेटा तो उसे क्या बोल देते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इतना काफी है, आप इसी से आगे चीजों को आसानी से समझ पाओगे, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं ना। हाँ बेटा मैंने बताया था आपको कि मोशन इन वन डायमेंशन समझने से पहले अपन मोशन और रेस्ट को समझ लेते हैं, फिर अपन फ्रेम ऑफ रेफरेंस को। अब बेटा बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की। बेटा बात कर रहा था मैं कि ये सर जो वन डायमेंशन है ये इस तरीके से क्यों लिखा है, इसे सिर्फ मोशन ही क्यों नहीं रहने दिया, आपने इस चीज को वन डायमेंशन के साथ अटैच क्यों किया है। तो मैं उस चीज का डिफरेंस बताऊं बेटा आपको। मान के चलिए कि मैं, अच्छा डायमेंशन का मतलब क्या होता है बेटा, अगर अपन एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपन बोलेंगे कि अपन सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट में चल रहे हैं। मान के चलिए कि ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस होता है, आप जानते हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट को चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब कि सिर्फ आप सीधे चले जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, एक्स डायरेक्शन ले लो या कोई भी वाई ले लो या जेड ले लो, लेकिन जो आपका कोऑर्डिनेट है वह सिर्फ एक ही एक्सिस का चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन बोलेंगे कि ये जो मोशन है वह मोशन इन 1D है। अगर बात करें बेटा मोशन इन 2D के बारे में, तो इसमें क्या होने वाला है कि जो आपका जो मोशन होगा वह
दो डायरेक्शन के अंदर होगा। जो आपके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे वह दो एक्सिस में चेंज होंगे। मतलब कि आप जैसे समझ सकते हैं कि आप सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं या फिर गाड़ी चला रहे हैं बेटा सर्कुलर पाथ पे, तो आप देखोगे बेटा कि ये मान के चलिए आप सर्कुलर पाथ है, तो कुछ समय बाद आप यहाँ रहे होंगे, इनको अपन बेटा ले लेते हैं एक्स वाई जेड, है ना। कुछ समय बाद आप यहाँ रहे होंगे, कुछ समय बाद फिर यहाँ आ गए होंगे, इस तरीके से, है ना, एक्स वाई प्लेन में, है ना। तो मतलब आपके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई प्लेन में चेंज हो रहे हैं, मतलब दो डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन को अपन क्या बोल देंगे बेटा, मोशन इन 2D। इसी तरीके से जब तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने लगे हमारे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो उस मोशन को अपन क्या बोल देंगे बेटा, मोशन इन 3D। क्लियर है बेटा। यही सब इसमें लिखा हुआ है बेटा। when only one coordinate of the position change with time then it is said to be moving in one dimensionally। क्लियर है। और जहां टू कोऑर्डिनेट्स चेंज होने लग जाएं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन उस मोशन को बोल देंगे मोशन इन 2 डायमेंशन। इसी प्रकार से जहां तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज होने लग जाएं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो अपन उसको क्या बोलेंगे बेटा, मोशन इन 3 डायमेंशन। इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, आप समझ सकते हैं। मोशन ऑफ अ कार ऑन स्ट्रेट पाथ, है ना, या फिर स्ट्रेट रोड। कार का चलना, एक किसी सीधे रोड पे कार का चलना क्या है, एक एग्जाम्पल है अच्छा मोशन इन 1D को समझने के लिए, है ना। और इसी तरीके से अगर अपन मोशन इन 2D के बारे में बात करें, तो मैंने अभी आपको बताया कि आप किसी सर्कुलर ट्रैक पे किसी कार को मूव करो, तो वह एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा मोशन इन 2D के लिए। क्लियर है बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक सी चीज है बेटा, आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होंगे ऑलरेडी। दो टर्म्स होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आप जानते हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं ना। डिस्टेंस बेटा, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द मूविंग पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये एक्चुअल पाथ लेंथ होती है किसी पार्टिकल के द्वारा तय की गई, है ना। मतलब कि आपने कितनी दूरी तय की, उसका जो टोटल सम है वही डिस्टेंस कहलाता है। बात करें बेटा इस डायग्राम के बारे में, आपने मान के चलिए बेटा ए से स्टार्ट किया चलना, ए से आप बी गए और बी से आप सी गए। मैं दोबारा बोलता हूं, ए से आप बी गए और बी से आप सी गए, है ना। तो इस केस में जो जो डिस्टेंस कवर किया गया है पार्टिकल के द्वारा, वो कितना किया गया बेटा, ए बी को अपन जोड़ देंगे प्लस बी सी को जोड़ देंगे तो 7 मीटर आ जाएगा। मतलब आप कहाँ होके गए, कैसे गए, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने बस कितनी दूरी तय की, उसके सम को ही अपन डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बेटा। फिर अपन बात करें बेटा, अपन ने बताया था स्केलर और वेक्टर दो क्वांटिटीज होती हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए एक मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, उन क्वांटिटीज को अपन वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। और स्केलर क्वांटिटी क्या थी बेटा, कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, उन फिजिकल क्वांटिटीज को अपन स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, है ना। तो जो डिस्टेंस है बेटा, आप आज के बाद याद रखना, यह स्केलर क्वांटिटीज है। इसको डिस्क्राइब करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। और बात करें बेटा डायमेंशन की, तो आप इसे एज इट इज याद रखना बेटा, जो इसकी डायमेंशन है वह M0L1T0 होती है। क्लियर है। और फिर इसके यूनिट के बारे में बात करें तो मीटर होती है ना। चलिए फिर बात करते हैं बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। डिस्प्लेसमेंट में आपने पढ़ा होगा कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच के मिनिमम डिस्टेंस को ही अपन डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं, है ना। अब बात करें बेटा अभी इस वाले डायग्राम के लिए, है ना, जो लास्ट पेज पे था, कि
उसने ए से चलना स्टार्ट किया था, बी से होते हुए वह सी पहुंच गया, लेकिन ए से स्टार्ट किया और सी उसका फाइनल पॉइंट हो गया, है ना। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या बताई कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को ही अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इनके बीच की जो मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है बेटा, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। और आप इसे पाइथागोरस की हेल्प से आराम से निकाल सकते हैं। किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड दे रखी हैं तो एक को आप आसानी से पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर 3 और 4 दे रखी हैं तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा वो कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। किस तरीके से आया ये, आप जानते हैं कि रूट में ए बी का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस, और बी सी का स्क्वायर करेंगे तो 16, तो ये रूट में 25, इस तरीके से ये 5 मीटर आता है। पाइथागोरस आपने पढ़ी होगी, है ना। ये बात हुई बेटा डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। इसकी भी कुछ डायमेंशन है जो कि डिस्टेंस के बराबर ही रहती है, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो भी मीटर है एज अ डिस्टेंस, है ना। अब एक इसमें बेटा पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। ये वेक्टर क्वांटिटी है, जबकि डिस्टेंस था वह स्केलर क्वांटिटी थी, है ना। और डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, आपका वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि यहां हमें डिस्प्लेसमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत पड़ने वाली है। क्यों पड़ने वाली है कि अपन ने ए से स्टार्ट किया, बी से होते हुए सी इस तरीके से पहुंचा था, तो एक निश्चित आपको डायरेक्शन चाहिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक जो निश्चित डायरेक्शन का होना जरूरी है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वह वेक्टर क्वांटिटी है। आप याद रखना बेटा, डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। पीएमटी 2004 में आ रखा है बेटा। पहले अभी नीट हो गया है, मेरे टाइम पे भी नीट था, मैंने नीट ही दिया था मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए। लेकिन पहले सारे स्टेट का जो एंट्रेंस एग्जाम था किसी मेडिकल कॉलेज में एंटर करने के लिए, वो पीएमटी के नाम से जानते थे, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है वह 2004 में केरल पीएमटी के अंतर्गत आया हुआ है। क्वेश्चन बोल रहा है बेटा कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, what will be his displacement of the end 2 minute 20 सेकेंड। मतलब ये कि कोई एक एथलीट है जो कि सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ये सर्कुलर ट्रैक है, इस पे कोई एथलीट मूव कर रहा है, और वह एक राउंड कंप्लीट करने में जो उसको समय लगता है बेटा वो कितना है, 40 सेकंड का समय लगता है। मतलब कि एथलीट अगर यहां से स्टार्ट करता है तो पूरे ट्रैक को घूमने पर उसे जो समय लगता है वो 40 सेकंड का लगता है। और जो इसकी ट्रैक की रेडियस है बेटा वो कितनी है, आर। ये क्वेश्चन में दे रखा है, और पूछा क्या है क्वेश्चन में कि उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए 2 मिनट 20 सेकंड बाद, है ना। बेटा पहले अपन क्या करते हैं कि जितना समय दे रखा है उसे सेकंड्स में कन्वर्ट कर लें, है ना। तो अपन को जो गिवन टाइम है बेटा वो कितना दे रखा है, गिवन टाइम 2 मिनट, मिनट को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 2 × 60, और 20 सेकंड और दे रखी हैं तो +20, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 140 सेकंड आपके पास समय दिया गया है। और जो आपको एक राउंड को कंप्लीट करने में समय लगता है वो बेटा 40 सेकंड है। तो अपन नंबर ऑफ टर्न निकालें क्या बेटा, नंबर ऑफ टर्न मतलब कि दिए गए समय में वह कितने चक्कर उस राउंड के लगा पाएगा। तो टोटल समय आपके पास 140 सेकंड है बेटा, एक को कंप्लीट करने में लगता है बेटा 40 सेकंड। तो इसके जो टोटल राउंड आएंगे बेटा कितने आ जाएंगे, 7/2, मतलब कि
3.5। क्लियर है? मतलब 3.5 चक्कर ये इस सर्कुलर ट्रैक के लगा पाएगा। अब बेटा मान के चलिए इसने यहां से स्टार्ट किया होगा, पहला राउंड लगा के आया, यहां आ गया, दूसरा राउंड लगाया बेटा, फिर से वहीं पहुंच गया, तीसरा राउंड लगाया बेटा, फिर वहीं पहुंच गया, और 3.5 राउंड है, मतलब कि वह इस तरीके से चला होगा और यहां पहुंच पाया होगा 2 मिनट 20 सेकंड में। मतलब 3 राउंड पूरे लगा लिए होंगे और एक आधा राउंड लगा पाया होगा। अब बात करें बेटा, हमारी इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन हमारी ये है, और इन दोनों पोजीशंस के बीच में डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जो इन इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और जो मिनिमम डिस्टेंस है बेटा वह आपको दिख रहा है, ये आने वाला है ना। अब ये सर्कल का डायामीटर है, आपको दिख रहा होगा, और डायामीटर क्या होता है बेटा? रेडियस का और 2 टाइम्स, है ना। तो ये भी आर है तो ये आर, तो जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा इस केस में कितना आ जाएगा बेटा? 2r। क्लियर है ना? बड़े अच्छे से मैंने समझाया बेटा, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। कंपैरिजन की बात करें बेटा कि डिस्टेंस, और अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, है ना। अब पहला पॉइंट बोल रहा है बेटा कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। मतलब इस पॉइंट का ये है बेटा कि जो डिस्प्लेसमेंट की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जो है वह डिस्टेंस के बराबर हो सकती है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्टेंस से ज्यादा हो जाए, है ना। एक ही केस में ऐसा हो सकता है कि जो डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर आएगा। वो क्या है बेटा? कि जब आप स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहे हो, मतलब कि ये कोई रोड है और इसी पाथ पे आप इस तरीके से आगे मूव कर रहे होंगे, तो जो आपका डिस्टेंस है वह डिस्प्लेसमेंट के बराबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वह डिस्टेंस से बड़ा हो जाए। तो वही कह रहा है बेटा कि जो डिस्टेंस है वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, है ना। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कभी डिस्टेंस से बड़ा हो जाए, है ना। बात करें बेटा सेकंड पॉइंट की, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो वाइल डिस्प्लेसमेंट कैन बी। बड़ी अच्छी लाइन है बेटा। ये बोल रहा है कि किसी मूव करते हुए पार्टिकल के लिए डिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, कभी जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये तो निश्चित है कि वह कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो मूव करेगा ही। तो इसलिए जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो जीरो नहीं हो सकती। और नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती बेटा? क्योंकि जो डिस्टेंस है वह वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में चलेगा, उसकी जो पूरी पाथ लेंथ है वह ऐड होती जाएगी और उसी को अपन डिस्टेंस बोलेंगे। इसलिए जो डिस्टेंस है कभी जीरो नहीं हो सकता मूव करते हुए पार्टिकल के लिए, और जो उसकी वैल्यू है कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, है ना। लेकिन यही बात अपन डिस्प्लेसमेंट के लिए करें तो वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। आइए समझाता हूं किस तरीके से। मान के चलना बेटा कि आपने जो चलना स्टार्ट किया, इस पोजीशन से चलना स्टार्ट किया, आप आराम से घूमते फिरते इस तरीके से अपने दोस्त से मिलके फिर वापस अपने उसी घर पे वापस आ गए। ये आपका घर है ना। आपने अपने घर से स्टार्ट किया चलना, घूमते फिरते आराम से टाइम पास करके अपने घर पे वापस आ गए। इस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, तो आप बोलोगे कि मेरी इनिशियल पोजीशन भी मेरा घर था
और मैं वापस घूम फिर के अपने घर पे ही आ गया, मतलब फाइनल पोजीशन भी मेरी घर है, तो जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरी जब सेम है तो मेरा डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही हो गया। क्लियर है? क्योंकि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन है वो आपकी सेम हो जाए तब डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वह जीरो हो जाती है। बात करें बेटा नेगेटिव की, नेगेटिव कैसे हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट? अपन मान के चलें बेटा कि जो आपने इस तरीके से यहां से चलना स्टार्ट किया ना, और अपन इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे बेटा, इधर की तरफ अगर मूव करेगा तो उसे नेगेटिव कंसीडर करेंगे बेटा, है ना। इसने इधर की तरफ 10 मीटर चला, यहां 10 मीटर चलने के बाद इस तरीके से ये पहुंच गया, है ना। फिर क्या किया इसने, वापस चलना स्टार्ट किया और वह 15 मीटर चला, 15 मीटर चलने पे ये यहां आ गया। मतलब ये कि जिस डायरेक्शन में यह चल रहा था उसके पीछे ये 5 मीटर और आ गया। नेगेटिव साइन किसको दर्शाएगा बेटा? डायरेक्शन को दर्शाएगा। अब 15 मीटर आया तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा? 5 मीटर, 10 ये और 5 ये 15। अब आपसे पूछ लिया जाए इस केस में, आप यहां हो अभी और आपने जर्नी को यहां से स्टार्ट किया था, और इस केस में आपसे पूछ लिया जाए कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, तो क्या बोलोगे आप कि -5 मीटर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपने जिधर जर्नी स्टार्ट की थी आप उसके अपोजिट 5 मीटर खड़े हुए हो, है ना। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस ना जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है किसी मूव करते हुए पार्टिकल के लिए, है ना। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं, थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या मिल रहा है। फॉर अ मूविंग पार्टिकल distance can never decrease with time while displacement can। अभी मैंने आपको बता ही दिया है ये कि डिस्प्लेसमेंट जब जीरो हो सकता है तो समय के साथ डिक्रीज भी कर सकता है। मान के चलें किस तरीके से, आप पहले तो इस तरीके से गए और फिर ऐसे आराम से वापस आ रहे हैं, यहाँ रुक गए, मतलब समय के साथ जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो डिक्रीज होता जा रहा है, क्योंकि आप इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव कर रहे हो, है ना। जब आप इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करने लग जाओगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट घटने लग जाएगा, लेकिन डिस्टेंस है जो वह बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि आप कुछ ना कुछ दूरी तो तय कर ही रहे हो, और टोटल पाथ लेंथ को ही अपन डिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए बेटा बात कर लेते हैं बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। आप पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड के अंदर। द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड। मतलब कि डिस्टेंस को कवर्ड करने की रेट को ही अपन क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इस बेटा एक चीज मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जैसे थोड़ा याद करने में आपको हेल्पफुल रहेगा कि जितनी चीजें स्केलर क्वांटिटी पे डिपेंड रहेंगी वो खुद भी स्केलर क्वांटिटी रहेंगी। जैसे कि स्पीड जो है वह डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस खुद में ही एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका मतलब जब डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है तो स्पीड भी स्केलर क्वांटिटी रहेगी। ऐसे ही अपन आगे वेलोसिटी के बारे में भी बात करेंगे। तो जो स्पीड है बेटा वो कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। आपको ये सब पॉइंट एज इट इज याद रखने हैं बेटा, है ना, क्योंकि जगह जगह इनका यूज आएगा। और नीट के अंदर अभी क्या हो गया बेटा कि थ्योरेटिकल पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं ना, तो ये सब छोटी छोटी चीजें आप बिल्कुल याद रखें, काफी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए। डायमेंशन की बात करें तो बेटा LT-1, ये यहाँ पे बेटा -1 कर लेना, है ना। जो इसकी डायमेंशन होती है बेटा वो क्या होती है? M0L1T-1, ये इसकी डायमेंशन होती है ना। किस तरीके से आई है ये यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर के अंदर समझाया जाएगा, है ना। और जो इसकी यूनिट होती है बेटा वो मीटर पर सेकंड होती है, ऐसा यूनिट, है ना। और जो CGS यूनिट इसकी जो होती है वो सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। क्लियर है?
काफी इजी चीजें बेटा, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे इस पे, बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में, है ना। यूनिफॉर्म स्पीड आपने नाइन्थ स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ी होगी कि सेम टाइम इंटरवल में यदि सेम डिस्टेंस अगर आप कवर कर रहे हैं तो जो आपकी स्पीड है वह यूनिफॉर्म है। और यदि आप सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं तो आपकी जो स्पीड है वो कैसी है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है ना। एक एग्जांपल की हेल्प से बताता हूँ, मान के चलिए आप अभी 10 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। अपन ने देखा कि 5 मिनट बाद आपने जो डिस्टेंस कवर किया था बेटा वो 100 मीटर का किया, है ना। कितने का, 100 मीटर का। फिर अपन ने फिर फर्दर 5 मीटर बाद देखा कि जो आपने जो डिस्टेंस कवर किया था वो कितना था, 100 मीटर ही था। मतलब सेम टाइम इंटरवल में आप सेम डिस्टेंस कवर करते हुए जा रहे हैं, तो इसका मतलब आप यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप अगले 5 मिनट में 100 न करके मान के चलो 150 मीटर कवर कर लिया। मतलब सेम टाइम इंटरवल में आप डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म यानी कि वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहे हैं। इनकी डेफिनेशंस दे रखी हैं बेटा, आप एक बार पढ़ लें, चीजें आपको ऑलरेडी पहले से आती हैं। बात करें बेटा एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज मतलब एवरेज हमेशा कब निकाला जाता है बेटा, जब कई सारी क्वांटिटीज दे रखी हों, उनका एक अपन से एवरेज पूछ लिया जाए। मतलब कि बात करें एवरेज स्पीड के बारे में बेटा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। मतलब ये कि आपने एक यहां से चलना स्टार्ट किया, समझना बेटा, है ना, और यहां तक आप मूव करते हुए आए। इसको जो जर्नी है ए से बी तक जाने वाली, इसको आपने 3 पार्ट्स में तय किया, है ना। पहले पार्ट को आप 10 मीटर को मान के चलें कि 2 सेकंड में मूव किया। फिर अगले जो 10 मीटर का जो पाथ है आपने 3 सेकंड में मूव किया बेटा। और फिर अगले 10 मीटर पाथ को आपने 5 सेकंड में मूव किया। मतलब कि किसी जर्नी को आपने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 मीटर को 2 सेकंड में, फिर अगले 10 मीटर को 3 सेकंड में, और अगले 10 मीटर को 5 सेकंड में। आपसे पूछ लिया जाए कि ए से बी तक जाने में हमें एवरेज स्पीड बताइए, तो आप क्या करेंगे कि जो ए से बी तक के बीच का जो टोटल डिस्टेंस है उसे टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे और एवरेज स्पीड आ जाएगी, है ना। तो इस केस में क्या आ जाएगी बेटा, एवरेज स्पीड 10 + 10 + 10 30 मीटर अपॉन टोटल टाइम टेकर कितना हो गया बेटा, 10 सेकंड। मतलब कि 3 मीटर पर सेकंड आपकी इस केस में एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं बेटा इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में। इंस्टेंटेनियस आपने नाम सुना होगा बेटा, तात्क्षणिक बोलते हैं, एक क्षण भर, मतलब कि इंस्टेंटली, बिल्कुल तुरंत। जब आप मूव कर रहे हैं, मान के चलिए स्कूटी वगैरह कोई कार वगैरह चला रहे हैं, आपसे पूछ लिया जाए कि जो आप कितनी स्पीड पे मूव कर रहे हैं, तो आप तुरंत स्पीडोमीटर में देख के बोल दोगे कि 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर, जिस भी स्पीड से आप चल रहे होंगे आराम से आप देख के बोल दोगे। तो ऐसे तुरंत, मतलब तात्क्षणिक, मतलब जो स्पीड आपने वो बताई है बेटा वो इंस्टेंटेनियसली स्पीड है। मतलब कि उस क्षण के लिए आप इतनी किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहे थे, है ना। अगर इसी को बेटा फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखें तो जो ये क्या आता है बेटा, ds/dt या फिर del s/डेल्टा टी। इसको बेटा डेल्टा बोलते हैं ना। डेल्टा मतलब चेंज। मैं समझाता हूँ थोड़ा। मान के चलिए कि डेल्टा s/डेल्टा टी लिखा है, मतलब कि बहुत छोटे समय के लिए आपके समय में चेंज है। उस छोटे समय में जो चेंज आया है उस दौरान आपने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया है, उसे डेल्टा एस से अपन ने डिनोट कर दिया, है ना। तो जो डेल्टा s/डेल्टा टी है वही अपने इंस्टेंटेनियस स्पीड को डिनोट करती है।
है ना। चलिए बेटा आगे देखते हैं। वेलोसिटी। वेलोसिटी बेटा चेंज ऑफ पोजीशन, मतलब पोजीशन के चेंज होने की ही रेट को अपन क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। मैंने बताया था आपको कि सॉरी बेटा, जो भी फिजिकल क्वांटिटी जिस भी क्वांटिटी इस पे डिपेंड करती है, यदि डिपेंड करने वाली क्वांटिटी स्केलर है तो वह वाली भी क्वांटिटी स्केलर होगी। जैसे अपन ने स्पीड और डिस्टेंस के बारे में कोरिलेट किया था कि जो स्पीड था वह डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा था और डिस्टेंस खुद में एक स्केलर क्वांटिटी था, तो जो स्पीड है वो भी स्केलर क्वांटिटी ही रहेगा। इसी तरीके से बात करें बेटा वेलोसिटी के बारे में, तो जो वेलोसिटी है बेटा किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन, मतलब उसके डिस्प्लेसमेंट पे, उसके डिस्प्लेसमेंट में टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंज आ रहा है ना। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी था तो वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी रहने वाली है, वेक्टर क्वांटिटी रहने वाली है। और बाकी की चीजें सारी सेम रहेंगी स्पीड की तरह। जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m0l1t-1 रहने वाला है और जो इसकी यूनिट है वो भी मीटर पर सेकंड ही रहने वाली है। और सीजीएस यूनिट की बात करें बेटा तो सेंटीमीटर पर सेकंड रहने वाली है। आप ये नोट्स बना लें बेटा, अगर आप, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जो अपना स्ट्रॉन्ग पोर्शन रहता है ना बेटा, आपके नोट्स ही रहते हैं ना। अभी आप क्या करोगे कि चीजें इजी लग रही हैं, समझ में आ जाती हैं, तो अपन ये सोच लेते हैं कि याद रह आएंगी। लेकिन बेटा जब जैसे जैसे आपका वर्डन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे सिलेबस आगे की तरफ मूव करता जाएगा, वैसे वैसे पीछे की चीजें भूलना स्टार्ट कर देते हैं। ये होता है बेटा, सबके साथ होता है ना। तो उन चीज़ों को रिवाइज करने के लिए हमें नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप इन चीज़ों को समझने के लिए दोबारा से लेक्चर लो, क्योंकि वो तो पॉसिबल है नहीं। लास्ट टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं रहेगा। आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप अपने नोट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें, है ना। क्योंकि नोट्स आपकी तैयारी का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पोर्शन कवर करते हैं बेटा, है ना। इसलिए अच्छे से नोट्स बनाएं, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन एक बार करना है, चीज मजबूती से करेंगे, है ना। अपन बढ़िया तरह से नोट्स बनाएंगे। चलिए बेटा एक क्वेश्चन आया है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। अभी के लिए होल्ड पे रखें इस क्वेश्चन को, अभी मैंने आपको समझाया नहीं है ये चीज। अ, चलिए बेटा ये देख लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, है ना। विजिबल तो होगा शायद, हाँ। A car travels half the distance with constant velocity 40 kilometer per hour and remaining half with constant velocity 60 kilometer per hour। आपको उसकी एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मतलब एक बेटा कार है, उसने मान के चलो यहां से चलना स्टार्ट किया, उसने अपनी टोटल जर्नी का आधा पोर्शन 40 किलोमीटर पर आवर से मूव किया और आगे का जो आधा बची हुई जर्नी है उसको 60 किलोमीटर पर आवर से मूव किया। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बेटा कि कार की एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, मैंने बताया आपको कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड के बारे में अगर कोई बात करे तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यहाँ एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट, है ना। और एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कार, तो इस केस में जो आपकी डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वह सेम रहने वाली है ना। ए से स्टार्ट किया बी तक बेटा। अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बेटा दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, है ना। तो अपन बात करें बेटा कि अगर इसको अपन एस मान लें और इसको भी डिस्टेंस को एस मान लें, है ना। अपनी इजी करने के लिए क्वेश्चन को अपन ने इस डिस्टेंस को मान कर चले कि एस है, तो ये हाफ पोर्शन भी एस हो गया।
बात करें बेटा टोटल डिस्टेंस की, तो टोटल डिस्टेंस अपने पास आ गया 2s, मतलब डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपने पास कितना आ गया 2s। और बात करें टोटल टाइम की, तो जो इस वाली जर्नी को कवर करने में जो समय लगा है बेटा वो कितना है t1, और इस वाली जर्नी को t2। क्लियर है? टोटल टाइम की बात करें इस जर्नी के अंदर बेटा तो क्या हो जाएगा t1 प्लस t2। अब t1 और t2 अपन निकाल लेते हैं। आपके पास डिस्टेंस दी गई है और वेलोसिटी दी गई है, टाइम आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से। तो t1 की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ जाएगी s अपॉन 40। t2 की जो वैल्यू है बेटा कितनी आ जाएगी s अपॉन 60। तो ये अपने पास टोटल टाइम आ गया है ना। अब क्या करते हैं बेटा कि टोटल टाइम है अपने पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट है अपने पास, तो एवरेज वेलोसिटी आसानी से निकाल देंगे। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2s अपन टोटल टाइम कितना है बेटा ये वाला। अगर इसे अपन आगे मूव और सॉल्व करें बेटा तो क्या आ जाएगा, अपन क्या करते हैं कि s को यहाँ कॉमन ले लेते हैं, 1/40 प्लस 1/60 इस तरीके से मिलने वाला है। तो इसको अगर यहाँ टोटल टाइम को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा s 1/40 प्लस 1/60, s से s कट गया। अगर इसे अपन सॉल्व करें, किलोमीटर पर आवर में ही पूछा है ना, तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इसका जो एलसीएम है कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। 120 ये 3 बार, ये 2 बार, और ऊपर क्या चल रहा है बेटा 2, 120 ऊपर पहुंच गया। इधर सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या आया 2 × 120 ऊपर आ जाएगा बेटा, और नीचे कितना हो जाएगा 5। इससे इसको कट करेंगे तो 24, 24 टू जा 48 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर है? चलिए फटाफट नोट कीजिए बेटा, फिर अपन आगे मूव करेंगे। हो गया बेटा नोट? अब बेटा ये इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ना, ध्यान से समझना और ध्यान से नोट करना। आप देख सकते हैं कि मणिपाल में MEE 1995 में AFMC जो कि ड्रीम कॉलेज रहता है बेटा सबका ना, उसमें आ रखा है। MP के PMT में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी आ रखा है। CPMT केरल की PMT में भी आ रखा है। 2 बार 2 दफा ये लगातार क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो इसलिए ध्यान से समझना और ध्यान से बेटा नोट्स बनाना है ना। चलिए आगे मूव करेंगे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि एक 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 45 किलोमीटर पर आवर, द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 850 मीटर लेंथ। बीएचयू में पूछा गया है क्वेश्चन बेटा, आपकी सीबीएसई पीएमटी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा गया है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो एक ट्रेन है कितने मीटर की है बेटा 150 मीटर की ये ट्रेन है। मान के चलते हैं ट्रेन है बेटा, आर्ट मेरी ऐसी है, ड्राइंग अच्छी नहीं है ज्यादा। और ये आपका प्लेटफॉर्म दे रखा है कुछ इस तरीके का, है ना। ये प्लेटफॉर्म दे रखा है इस ट्रेन को जी, ये प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस है बेटा कितनी है 850 मीटर। और जो मूव कर रही है ना बेटा ट्रेन, वो किस स्पीड से मूव कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि इस ट्रेन को क्रॉस करने में इस प्लेटफॉर्म को कितना समय लगेगा।
अब क्रॉस बेटा इसका मतलब कि ये वाला जो हिस्सा है ट्रेन का वो यहाँ इस तरीके से होना चाहिए, इसी को तो आप क्रॉस बोल पाओगे, है ना। क्योंकि ट्रेन बिल्कुल प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर चुकी है, इसका मतलब उसको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना है बेटा। ये डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, 850 प्लस 150 मतलब कि 1000 मीटर। क्लियर। 1000 मीटर या फिर इसे क्या बोल देंगे अपन, 1 किलोमीटर, है ना। डिस्टेंस आपके पास है बेटा, वेलोसिटी आपके पास है, तो क्या समय नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम, टाइम क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 1 किलोमीटर और स्पीड आपको कितनी दे रखी है, 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो टाइम है वो बेटा कितना आया, 1/45 आवर। क्लियर है ना। चलिए आगे मूव करते हैं बेटा, नोट कीजिए। कंपैरिजन बिटवीन इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए कंपैरिजन कर लेते हैं बेटा। आ, जितना भी आपने पढ़ा है उसको यहाँ समराइज कर लेते हैं कि पहले तो बात करें बेटा वेलोसिटी और स्पीड के बारे में, है ना। आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी होती है वेलोसिटी, और जो स्पीड है वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, है ना। और कुछ और डिफरेंस हैं क्या। अब बात करें कि इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या डिफरेंस हो जाएगा, है ना। आप मान के चलें बेटा कि आप इस तरीके से क्या रहता है, ईस्ट वेस्ट इस तरीके से रहते हैं, नॉर्थ साउथ, है ना। आप यहाँ कार से मूव कर रहे हैं ना, मान के चलो बेटा, और आपकी जो स्पीड है बेटा कितनी है बेटा, 50 किलोमीटर पर आवर। समझना, जिस टाइम आपसे पूछा गया कि आप कितनी स्पीड से चल रहे हो, उस टाइम आपकी जो स्पीड है वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। और आपसे पूछ लिया जाए कि आप हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड बताओ और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। बात करें बेटा स्पीड के बारे में, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, आप क्या बोलोगे कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूं। लेकिन आप जब वेलोसिटी को बताते समय क्या बोलोगे कि मैं 50 किलोमीटर पर आवर से वेस्ट की तरफ मूव कर रहा हूं। ये डिफरेंस है इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में। वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए हमें कोई एक डायरेक्शन निश्चित करनी पड़ती है, और स्पीड को डिस्क्राइब करने के लिए या बताने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। क्लियर है बेटा, आप समझ गए होंगे इस एग्जांपल की हेल्प से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सेलरेशन स्टार्ट करेंगे। अभी के लिए आप अभी जितना पढ़ा है आप इसे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से नोट्स बनाएं, ज़्यादा तेज नहीं चलेंगे अपन, आराम आराम से। अपन को क्या है बेटा कि सारी चीज़ें कवर करनी है, और बहुत मतलब कि कंटेंट अपने को बहुत अच्छा रखना है, क्योंकि बहुत कोई कमी नहीं है यार बेटा, देखो मार्केट में कंटेंट की कोई कमी नहीं है। बस फर्क इतना है कि यार एक टीचर की जरूरत पड़ती है ना, तो वो बस समझाने के लिए, कि उस चीज को अपने दिमाग में बिठाने के लिए। और मेरा मानना ऐसा है कि फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है बेटा कि उसमें डेफिनेटली आपको टीचर की जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि आप उसे रट नहीं सकते। और सब्जेक्ट की कंपैरिजन में, जैसे बायो है, आप अगर नहीं भी कोई चीज आएगी तो आप वो एज इट इज से रट लोगे, क्वेश्चन में आएगा लगा दोगे टिक। लेकिन फिजिक्स के अंदर ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेटा अपन हर चीज हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझते हुए चलेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें।
मैं जितना आपसे बोलता जाऊं आप उतना करिए। मैं बता रहा हूं आपकी बेटा फिजिक्स से बहुत ज्यादा लगाव हो जाएगा आपको। बस करना क्या है बेटा अपन को कि जितना भी मैं लेक्चर के अंदर पढ़ाऊं आपको वह बिल्कुल फोकस होके समझना है। और नोट्स बनाने हैं अच्छी तरीके से। नोट्स नहीं भी बना पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, लेक्चर लेते समय तब आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। उसको बाद में लेक्चर खत्म होने के बाद उन नोट्स को बना लीजिए अच्छे से। उस नोट्स बनाने की हेल्प से आपको क्या होगा कि एक और बार आपका लेक्चर रिवाइज हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि बेटा इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं दो चार क्वेश्चन ही करा सकता हूँ, क्योंकि फिर मैं अगर वेलोसिटी के 8-10 क्वेश्चन कराऊंगा तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा बेटा, है ना। तो दो चार क्वेश्चन मैं करा देता हूँ इससे रिलेटेड। बाकी के क्वेश्चन आप ढूंढ के यूज कर सकते हैं, मतलब सॉल्व कर सकते हैं, ना। मैं आपको बता दूं, अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं या आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा आपके लिए एररलेस बेस्ट बुक है यार। अब आप जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सबसे पहले अपना मॉड्यूल लगाइए आपकी जो भी इंस्टीट्यूट है उसका। उसके बाद आप क्या करेंगे कि एक बुक रख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, एररलेस। इसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस है। और दूसरी बात ये कि अब तक जितने भी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस इस एक बुक के अंदर दिए गए हैं। मैं कोई यहाँ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, जो मैंने फॉलो किया था नीट प्रिपरेशन के समय वो चीज मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, है ना। तो आपका घर पे जितना भी समय अगर आपको देना है तो बेटा वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ही देना। फिजिक्स का सिंपल सा मतलब है आपसे क्वेश्चन बनने लग जाए इसका मतलब आप फिजिक्स में स्ट्रांग होते जा रहे हैं, है ना। तो आप बेटा आज का लेक्चर आपने आई होप अच्छा लगा होगा और समझ में आई होंगी चीजें। कोई भी चीज नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली भी इंस्टाग्राम पे बेटा मैसेज डाल सकते हैं, ना। मेरा मेडको नाम से बेटा इंस्टाग्राम आईडी है। मेडको स्टडी, है ना। इस पे आप मुझे बता सकते हैं कोई चीज़, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड आपको दिक्कत आ रही है, कुछ भी आपको समझ नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं है फिजिक्स से रिलेटेड, आप कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है या कुछ भी आप मुझे बात कर सकते हैं। परेशान नहीं होना है बेटा, चीज़ें सारी होंगी। बस यही है कि अपने को कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है ना। मेहनत तो बेटा करनी पड़ेगी। अभी मेहनत नहीं करोगे तो आने वाले समय में मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप अभी अपने आप को 2 साल रगड़ लिए ना बेटा, अगले 60 साल आपकी चमक जाएंगी, मैं इतना बता रहा हूँ। और अगर अभी आपने 2 साल अपनी मस्ती में निकाल दिया ना तो अगली 60 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी बेटा। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि 2 साल मेहनत करनी है या फिर आगे आने वाली 60 साल मेहनत करनी है ना। इसलिए कहीं भी अपना समय खराब ना करें बेटा। थोड़ा बहुत अपनी जो हॉबीज हैं उसमें थोड़ा बहुत इंक्लूड रहें और बाकी का जितना भी समय आप अपने को झोंक दें पढ़ाई करने में, है ना। और डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट आएगा जब आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे होंगे तो। चलिए, आज के लिए काफ़ी है बेटा। अच्छे से पढ़ना, फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बढ़ेंगे, एक्सेलरेशन के बारे में जानेंगे। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट बेटा। थैंक यू।